हकीम असगर अली की होलनाक सरगुज़श्त, कदम कदम पर तजस्सुस और गोना गो वाक़यात। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे बेपनाह पुरइस्रार कुव्वते हासिल थी। एक तहलका खेज कहानी, पुरइस्रार अलूम का माहिर। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। गुड ले जाओ, औरत ने कहा और उस शख्स ने बाहर खड़े हुए दो आदमियों को आवाज दी। तीनों आदमी मिलकर कांति को उसी इमारत के एक और हिस्से में ले गए जहां एक तय खाना बना हुआ था। तय खाने में उतरने के बाद उन्होंने कांति को एक बिस्तर पर लिटा दिया और खामोशी से बाहर निकल गए। कांति को बेहोशी के ये लम्हात कितने अरसे तक गुजारने पड़े, इसका कोई अंदाजा नहीं था। बहर तौर उसकी आंख उसी तय खाने में खुली थी। तय खाने का माहौल बेहद पुरसकून था और हाँ, हर किस्म की कोई आवाज नहीं देती थी। बहुत बड़ी जगह थी। कांति एक आरामदाह बिस्तर पर लेटा हुआ था और तय खाने में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। कांति गुजरे हुए वाकयात पर गौर करने लगा और रफ्ता रफ्ता तमाम बातें उसके जहन में आ गईं। खाना खाने के बाद उसके होशो हवास रुखसत हो गए थे। यकीनी तौर पर उसका कोई न कोई वजह जरूर थी। हो सकता है खाने में बेहोशी की कोई दवा हो। दिमाग साएं साएं कर रहा था। बदन में शदीद दुखन थी। खास तौर से कमर के बीचों बीच एक अजीब सी चुभन का एहसास हो रहा था। गो ये चुभन शिद्दत नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी दुखन जरूर थी। कांति ने करवट बदली तो ये दुखन दूर हो गई। पता नहीं इस बिस्तर पर लेटे लेटे कितना वक्त गुजर गया था, मगर आखिर ये चक्कर क्या है? वो कमबख्त पद्मा कुमारी कौन है और उसने मुझको ये कैसे जाल में गिरफ्तार कर दिया है? कांति को अपनी हालत पर रोना आने लगा। वो ये सोचकर घर से निकला था कि जिस तरह भी हो सके इस दुनिया से अपनी जात की कीमत वसूल करे और अपने माता पिता का सहारा बन जाए, लेकिन उसे पहले ही मरहले पर नाकामियों का मुंह देखना पड़ा था और वो एक ऐसे जाल में गिरफ्तार हो गया था जिसका कोई तार उसकी निगाहों के सामने नहीं था। और फिर उसने तय खाने पर दोबारा नजर डाली और एक ठंडी सांस लेकर गया। कोई बात समझ में नहीं आई थी। थोड़ी देर तक उसी तरह लेटा रहा, फिर उठकर बिस्तर पर लेट गया। बदन की सनसनाहट अजीब सी कहानी सुना रही थी। शदीद नकाहत का एहसास हो रहा था। तय खाने के दरवाजे को देखकर उसके दिल में ख्वाहिश उभरी, काश मैं यहाँ से निकल जाऊं, मेरे लिए इसमें कोई जगह बन जाए। वो अपनी जगह से उठा और तय खाने के दरवाजे के पास पहुंच गया। दरवाजा पीट डाला और चंद ही लम्हात के बाहर आवाज़ें सुनाई देने लगी। दरवाजा खुला और एक चौड़ा चकला आदमी उसे सामने नजर आया। उसने दोनों हाथ आगे किए हुए थे और उसके बाद उसके मुंह से आवाज निकली, अंदर चलो साहब, अंदर चलो, हमारे साथ कोई सख्ती मत करना, पहले अंदर चलो, जरा आराम से बात कर लो। कांति ने उस शख्स को देखा। एक लम्हे के लिए उसका जी चाहा कि उसे उठाकर पटक दे, गर्दन दबा दे उसकी और यहाँ से बाहर निकल जाए, लेकिन ना जाने क्यों वो रुक गया। आने वाले ने अंदर दाखिल होकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। हमें डर था कि कहीं तुम पर हमला ना कर बैठे। बड़े नकाहत में रहते हो तुम भी और हम भी। कौन हो तुम? कांति ने सवाल किया। राजन है हमारा नाम और हम आपके नौकर हैं। मेरे नौकर? कांति तजिया अंदाज में बोला। जी, खिदमत करनी पड़े अपने आप को, इसका तो समझना ही पड़ता है। आप जरा आराम से बैठो, आप बेहतर कमजोर हो। 22 दिन हो चुके हैं आपको बिस्तर पर पड़े हुए और होश में आते हो और बेहोश हो जाते हो। हम जो आपकी सारी देखभाल करते हैं। कांति का पूरा वजूद झंझना कर रह गया। ये अल्फाज उसके लिए नाकाबिले यकीन थे। कांति ने मशकूक निगाहों से आने वाले को घूरते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? कितने दिन हो गए मुझे यहाँ? 22 दिन से हम यहाँ तीमारदारी कर रहे हैं। तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो? नहीं साहब, मेरा ख्याल है हमसे ज्यादा आपका हमदर्द और कोई नहीं होगा। जब आप बेचैन होते थे तुम्हारी आंखों से आंसू निकलने लगते। साहब, हम आपके दुश्मनों में से नहीं हैं, ना ही हमें आपसे ऐसा कोई काम है जिसकी वजह से हम आपको परेशान करें। हम तो खुद मजबूर आदमी हैं, आपके लिए रोते रहे हैं। कांति को इसके अल्फाज बहुत अजीब महसूस हुए। वो अर्जुन की सूरत देखता रहा, फिर उसने थके थके अंदाज में अपने बिस्तर की जानिब बढ़ते हुए कहा, यकीनन मुझे पागल करने का कोई चक्कर चलाया गया है। प्यास लग रही है साहब, कुछ खाने पीने को दूं? नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। आपका हाल कैसा है?
किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं महसूस हो रही। मैं कहता हूँ फकूल बकवास मत करो। क्या तुम सच बोल रहे हो? मुझे यहाँ 22 दिन हो चुके हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे साहब, आप जैसे चाहो यकीन कर लो। लेकिन मैं 22 दिन तक बेहोश रहा हूँ। आप होश में आए थे साहब, मगर थोड़ी बहुत देर के लिए। डॉक्टर साहब आपको इंजेक्शन लगाकर चले जाते थे और फिर आप बेहोश हो जाते थे। कौन डॉक्टर साहब? हमें उनका तो नाम नहीं मालूम, अर्जुन ने जवाब दिया। कांति काफी देर तक खामोश रहा। वो अपने हवास बहाल करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, देखो अर्जुन, अगर तुम सच कह रहे हो तो फिर एक काम करने दो, मुझे यहाँ से निकाल दो। हमें बस अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना चाहता। साहब, आप यहाँ से नहीं निकल सकते। अगर आपने भागने की कोशिश की तो वो कुत्ते आपको गोली मार देंगे जो एक एक लम्हा आपकी निगरानी करते हैं। कौन है वो? कांति ने सवाल किया और अर्जुन परेशान निगाहों से उसे देखने लगा। हमसे ना पूछो बाबू साहब, हमारी मौत से तुम्हें क्या मिल जाएगा? सुनो, मैं किसी से कहने तो नहीं जा रहा, तुमसे सवाल कर रहा हूँ। तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए। अगर वाकई तुम्हें मुझसे हमदर्दी है तो तुम ये बताओ कि मेरा यहाँ कैद रहना दुरुस्त है? अगर उन लोगों ने मुझे ना जाने क्या से क्या बना दिया। राजन चंद लम्हात खामोशी रहा और फिर बोला, वो पद्मा कुमारी जी के आदमी है। पद्मा कुमारी? हाँ बाबूजी, वही खूनख्वार औरत जिसने आपको कैद कर रखा है। मगर वो मुझसे क्या चाहती है? ये बात नौकरों को मालूम हो सकती है। राजन ने कहा, वो है कहाँ? ऊपर मौजूद है। मगर तुम 22 दिन और वो भगवान, 22 दिन, मेरे 22 दिन यहाँ गुजर चुके हैं। आप तो इससे पहले से यहाँ मौजूद थे साहब। 22 दिन तो आपको इस तय खाने में गुजरे हैं। मगर कांति का दिमाग घूमने लगा। उससे अपना सर चकराता महसूस हो रहा था। राजन ने कहा, आप आराम करो, हम आपको दवाई दे देते हैं। लानत है दवा पर, मुझे कोई दवा नहीं चाहिए। मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। आप चाहो तो एक काम करो, हमारी गर्दन दबाकर हमें बेहोश कर दो और फिर यहाँ से निकल जाने की कोशिश करो। हमें कोई एतराज नहीं होगा। मगर आप नहीं निकल सकोगे बाबू साहब। यहाँ से जाने का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया गया है। वो लोग आपको फौरन गोली मार देंगे। मगर मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? मैं तो यहाँ। आप ऐसा करो, 2-4 दिन आराम से गुजार लो, जरा बदन में जान आ जाए, उसके बाद कुछ न कुछ कर दिया जाएगा। हमें खुद आपको देखकर अफसोस होता है। हमारी जिम्मेदारी डाली गई है। डॉक्टर साहब ने भी 2 दिन से इंजेक्शन नहीं दिया। वो कह रहे थे कि अब आपको इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, आप ठीक हो चुके हैं। मगर मैं बीमार ही कब था? हमें ये सारी बातें नहीं मालूम। राजन, तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे। अब और कौन सी बात में आपसे बात करें साहब? मेरा नाम कांति है, मुझे साहब मत कहो। जी साहब, कांति साहब, राजन ने जवाब दिया। तुम्हें मेरा नाम पहले नहीं मालूम था? नहीं, हमने कहा ना, हम नौकर आदमी हैं और कोई 6 साल से पद्मा कुमारी जी की सेवा करते हैं। मगर यूं लगता है जैसे तुम उनसे खुश नहीं हो। हाँ साहब, ऐसी ही बात है। यहाँ जो कुछ होता है उसे देखकर हम खुश नहीं। हम अच्छे खानदान के आदमी हैं। हालात ने नौकरी करने पर मजबूर कर दिया, मगर ये सब कुछ हमसे बर्दाश्त नहीं होता। बहुत दिन से कोशिशों में है कि कोई दूसरी जगह नौकरी मिल जाए, मगर तकदीर साथ नहीं दे रही। कांति उसे देखता रहा। अर्जुन के चेहरे पर फैली हुई मालूमात ने उसे ये एहसास दिलाया था कि कम से कम ये शख्स ना तो उसके साथ मकारी कर रहा है, ना झूठ बोल रहा है। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, राजन, तुम्हें मालूम है मैं यहाँ कैसे आया था? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं मालूम। मैं यहाँ चोरी करने के लिए आया था। चोरी? हाँ, फिर उस औरत ने मुझे धोखे से गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद मैं अब तक उसका कैदी हूँ। उसे चाहिए था कि मुझे पुलिस के हवाले कर देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर वो मुझसे क्या चाहती है। राजन, मैं पुलिस के जाल में फंसना पसंद करता हूँ, लेकिन उस औरत के जाल से निकल जाना चाहता हूँ। राजन खामोशी से अपनी जगह से उठा, दरवाजा से बाहर गया, झांक कर देखा और वह फिर सीधा उसी तरह दरवाजा बंद करके अंदर आ गया और फिर बोला, देखो साहब, अगर दिल चाहो तो हमारे ऊपर भरोसा कर लो। हम तुम्हारी भी निगरानी करते हैं और बाहर का काम भी देखते हैं। जैसे ही हमें बाहर ऐसा मौका मिला कि कोई मौजूद ना हो, हम आपको चुपचाप आकर बता देंगे। आप उस वक्त निकल जाना। ऐसा खतरा मोल लेकर निकलना अच्छा नहीं है। वो लोग जरूर आपको गोली मार देंगे। मगर आखिर
वो चाहते क्या हैं मुझसे, मुझे कुछ पता तो चल जाए। ये बात हम आपको जीवन भर नहीं बता सकते। कांति कुछ सोचता रहा। राजन की बात समझ में आती थी। उसने राजन से कहा, तुम मेरे लिए ये काम कर सकते हो राजन? जरूर करेंगे साहब, आप चिंता ना करें। बस हम तरकीब बता देंगे आपको, आप ऐसा ही करें जैसा हम कह रहे हैं। मगर क्या मुझे फिर बेहोश कर दिया जाएगा? डॉक्टर साहब ने कहा था कि अब इंजेक्शन नहीं लगेंगे, आप खुद ब खुद होश में आ जाएंगे। होश में आने के बाद के लिए भी उन्होंने हमें कुछ दवाइयां दी थी और वह सामने रखी हुई हैं। इसका मतलब है कि अब वो मुझे बेहोश नहीं रखेंगे? नहीं। अच्छा ठीक है राजन, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। तुमने मेरे भरोसे को भी तोड़ दिया तो कोई बात नहीं है। जब बात किसी के खिलाफ होती है तो कोई भी उसका दोस्त नहीं रहता। हम आपके दोस्त रहेंगे साहब, आप चिंता ना करें, राजन ने कहा। कांति ने उसे देखा। लंबे चौड़े कदो कामत का एक आदमी था। शक्लो सूरत से ही जाहल मालूम होता था। बहरतौर अगर ये शख्स उसकी मदद पर आमादा हो गया है तो उसे उसकी कदर करनी चाहिए। चुनाचा कांति खामोश हो गया और फिर उसने कहा, राजन मुझे भूख लग रही है, अभी खाना लाते हैं आपके लिए। ये तो कोई बात ही नहीं। क्या उन लोगों को मालूम है कि मैंने तुमसे खाना मांगा है? ये सारी बातें उन्हें बताने की जरूरत नहीं है साहब। हमें हदायत की गई है कि हम आपके साथ तावन करें। आप बाहर निकलें तो फिर उनका काम शुरू हो जाता है। बाकी कोई कुछ नहीं पूछता हमसे, राजन ने कहा। कांति खाने में मसरूफ हो गया। वो खाना जरूर खा रहा था लेकिन उसकी ज़हनी कुव्वतें उसका साथ छोड़ रही थी। खाना खाने के बाद उसे अपने जिस्म में फिर एक थकन का सा एहसास हुआ और उसने अर्जुन को घूरते हुए कहा, क्या इस खाने में भी बेहोशी की दवा है? बिल्कुल नहीं साहब, हम आपके सामने मौजूद हैं। जान से मार देना हमें अगर ऐसी कोई बात हो। खाना हम लाए हैं। कांति ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिस्तर पर लेट गया था लेकिन उस पर बेहोशी तारी नहीं हुई थी। राजन उसके सामने ही बैठा हुआ था। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, अब हम जाएं। राजन तुम अगर मेरा ये काम कर दोगे तो मैं सिर्फ तुम्हारा एहसान ही नहीं मानूंगा और कुछ मैं नहीं कर सकता। ठीक है साहब, आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, हम आपको किसी भी तरह तनहा नहीं छोड़ेंगे। ये एक मर्द का वादा है। राजन बाहर चला गया और कांति इन तमाम वाकयात के बारे में सोचता रहा और फिर उसने आंखें बंद कर ली। दूसरे दिन तकरीबन 10:30-11 बजे का वक्त था कि अर्जुन दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसके चेहरे पर तजस्सुस के आसार फैले हुए थे। उठो कांति साहब, उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, इस वक्त मौका अच्छा है, कोई भी बाहर मौजूद नहीं है। कांति उछलकर खड़ा हो गया था। वो हैरत भरी नजरों से राजन का चेहरा देख रहा था। भगवान का शुक्र है कि हमने जो कुछ कहा था उसे पूरा कर दिखाने का वक्त आ गया। पद्मा कुमारी जी कहीं गई हुई हैं और उनके सारे आदमी उनके साथ हैं। इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ है। निकल जाओ, जल्दी से निकल जाओ। कांति राजन के साथ बाहर निकल आया और दरवाजे के पास पहुंचकर उसने राजन से कहा, दोस्त तुमने मेरे साथ जो कुछ किया है उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जाओ कांति साहब, जल्दी से निकल जाओ। भगवान न करे कि वह वापस आ जाएं। जल्दी निकल जाओ, तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। जो होगा देखा जाएगा। कोई नेकी का काम तो करें, जीवन में जो होगा देखा जाएगा। तुम जाओ, देर ना करो। कांति फुर्ती से बाहर की जानब चल पड़ा और थोड़ी देर के बाद वो उस मनहूस इमारत से बाहर निकल आया जिसमें इतने अरसे पहले दाखिल हुआ था और मुसीबतों का शिकार हो गया था। उसने तेजी से सफर तय करना शुरू कर दिया और ऐसे रास्ते इख्तियार किए कि आम सड़क से आने वाला उसे ना देख सके। छुपता छुपाता बिल आखिर वो शहर में निकल आया और उसने भरे पूरे बाजार में पहुंचने के बाद सुकून की गहरी सांस ली। जो कुछ हुआ था वो बहुत ही दर्दनाक था। कुछ भी काम नहीं हो सका था और इतनी मुसीबतों में गिरफ्तार होना पड़ा था। लेकिन वो कम वक्त पद्मा कुमारी आखिर उससे क्या चाहती थी? बहरतौर ये बात की बातें थी। अब वही अजनबी दुनिया उसके सामने थी जिससे उसका कोई वास्ता नहीं था। वो हरासा और परेशान सा पैदल सफर तय करता रहा। बाजार में रौनक बढ़ती जा रही थी। दोपहर हो गई। दोपहर ज्यादा तेज नहीं थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे। वो बाजार में चलता रहा। थोड़ी ही दूर गया था, एक आदमी से टकराया और माफी मांगकर वहां से आगे बढ़ गया। कांति खामोशी से आगे बढ़ता रहा लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे वही आदमी चीखता चलाता अपनी तरफ दौड़ता हुआ नजर आया। काट ली, मेरी जेब काट ली, मेरी जेब काट ली। उसके शोर मचाने पर बहुत से लोग उसकी जानब मतवज्जा हो गए थे। उसने आते ही कांति को पकड़ लिया और कांति का मुंह हैरत से खुला रह गया। हरामजादे, कुत्ते, जेब काटी है तूने मेरी। सूरत से तू शरीफ आदमी मालूम होता है, जेब कतरे कहीं के। उसने कांति के मुंह पर थप्पड़ मारा तो कांति ने उसकी कलाई पकड़ ली। कांति की आंखों में खून उतर आया।
लेकिन फिर बहुत से आदमियों ने कांति के गिर्द घेरा डाल दिया। तू जेब कतरा है, एक शख्स ने सवाल किया। पागल हो गया है, इसका दिमाग खराब है। मैं तुम्हें सूरत से जेब कतरा नजर आता हूँ। तूने ही मुझे धक्का मारा था और मैं गिरते गिरते बचा। इसके बाद मेरा बटवा पार हो गया। भाइयों, पूरे 850 रुपए थे उस बटवे में। तलाशी लो इसकी, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मर जाऊंगा। तुम्हें तलाशी देनी होगी, एक शख्स ने गुराते हुए कहा। दिमाग खराब है तुम्हारा, आंखें बाहर निकाल दूंगा, कांति ने गुराते हुए लहजे में कहा। पकड़ लो इसे, तलाशी लो। कई आदमी ने मिलकर कांति को पकड़ लिया और उसके लिबास की तलाशी लेने लगे। सुर्ख रंग का एक घटिया सा पर्स कांति की जेब से बरामद हुआ और कांति की आंखें शिद्दत हैरत से फैल गईं। उसे खोलकर देखा गया तो उसमें पूरे 850 के करीब रुपए थे। शोर शराबा सुनकर चंद पुलिस वाले भी करीब आ गए। लोगों ने उन्हें बताया कि किस तरह इस जेब तराश ने इस बेचारे मासूम शख्स का बटवा उड़ाया और उसके बाद दूसरों से लड़ने मरने पर आमादा हो गया। पुलिस वालों ने कांति को गिरफ्तार कर लिया था। कांति लाख वावीला करता रह गया, लेकिन उसे इस बटवे के बारे में कुछ नहीं मालूम। लेकिन बटवा उसकी जेब से बरामद हुआ था। उसे थाने ले जाया गया और थोड़ी देर के बाद उसे लॉकअप में बंद कर दिया गया। थानेदार साहब थोड़ी देर के बाद आए और वो कांति से मुख्तलिफ सवालात करने लगे। क्या नाम है तेरा? कांति ने दिल ही दिल में सोचा कि अब जब इस नई मुसीबत का शिकार हो गया है तो अपने माँ बाप को बदनाम करने से क्या फायदा। चुनाचा उसके मुंह से निकल गया, ज्वाला प्रसाद। पिता का नाम मुखिया प्रसाद। कांति ने जवाब दिया। कहाँ का रहने वाला है? बस यहीं इसी शहर में रहता हूँ। घर कहाँ है तेरा? कोई घर नहीं है, फुटपाथ पर पला बड़ा हूँ और यहीं जवान हुआ हूँ, कांति ने गमजदा लहजे में कहा। जेब तराशी कब से कर रहा है? पता नहीं साहब, बस मेरी जेब से बटवा है निकला है। आप मुझे सजा दो, इससे ज्यादा और क्या कहूँगा। बहुत ज्यादा समझदार बन रहा है, मार मार कर खाल उधेड़ दूंगा। ये भी आपकी मर्जी है साहब, खाल उड़ा दीजिए, चाहे टुकड़े करके फेंक दीजिए, और क्या कहूँ आपसे। साला काफी पक्का मालूम होता है। खैर कोई बात नहीं, देख लेंगे तुम्हें भी। कांति को एक असल कैद खाना मिल गया। लॉकअप में उसे कई दिन गुजारने पड़े। उसके बाद अदालत में पेश किया गया और 2-3 पेशियों के बाद उसे 2 माह कैद की सजा सुनाई देगी। कांति को जेल की गाड़ी में जेल भेज दिया गया और जेल के लॉकअप में आकर उसने दिल ही दिल में हंसते हुए भगवान का शुक्र अदा किया कि उसमें क्या क्या खूबियां लिखी हुई थी। जेल की जिंदगी बहुत हौलनाक थी। बड़े बड़े मुजरिमों को देखकर कांति के अवसान खता हो गए, ताहम उन खतरनाक कैदियों के साथ नहीं रखा गया था। जेल की वो 4 दीवारी में वना जाने क्या क्या सोचता रहा। बहुत से कैदियों से राहो रस्म बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कांति मोहतात अंदाज में तकरीबन 15 दिन के बाद अचानक उसे एक दिन राजन नजर आया और वो चौंक पड़ा। वो तेजी से राजन के पास आ गया। अरे राजन तुम, उसने हैरत भरे अंदाज में कहा। राजन भी उसे देखकर उछल पड़ा। कांति ये तुम ही हो? हाँ राजन, ये मैं ही हूँ। मगर तुम मुझे यहाँ देखकर हैरान हुए हो? हैरानी की बात ही है, तो क्या मुझे हैरत ना हुई होगी? ओ भैया जी, तकदीर में यही लिखा था, राजन ने ठंडी सांस लेकर कहा। मगर हुआ क्या? मालकर नाराज हो गई थी। पीके वर्मा। हाँ, क्यों नाराज हो गई थी? उन्हें शुबा हो गया था। किस सिलसिले में? यही कि हमने जानबूझकर तुम्हें भगाया है। ओह, कांति अफसोस से बोला। फिर क्या हुआ? पहले तो उल्टा लटकाकर पिटाई की गई। जब मारपीट से जी भर गया तो चोरी का इल्जाम लगाकर सजा कर दी गई। कांति दंग रह गया था। उसने दुख भरे लहजे में कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ अर्जुन। अब तो हो ही गया है, हमें अफसोस नहीं है। मगर तुम्हें यहाँ देखकर अफसोस हुआ। तुम यहाँ कैसे आ गए? जवाब कांटे के इल्जाम में। अरे वो कैसे? राजन ने पूछा और कांति ने उसे अपनी दुख दर्द कहानी सुना दी। इसका मतलब है कि बटवा किसी ने तुम्हारी जेब में डाला। जाहिर है मुझे ये फन नहीं आता, मगर किसने? भगवान जाने। मैं तो उसे अपनी काली तकदीर का कारनामा समझता हूँ, कांति अफसरदगी से बोला। राजन ने एक ठंडी सांस ली और आहिस्ता से बोला, हाँ भैया, ये सब तकदीर ही के फेर होते हैं। भला तकदीर से कौन लड़ सकता है? मगर कांति, तुम्हारे बारे में मुझे कुछ पता नहीं। किस चक्कर में हो भैया? कैसे इस पापी औरत के हाथ लग गए थे? कांति पर अर्जुन का एहसान था और बिलाशुबा उसे इस बात का भी दुख हुआ था। मैं दुनिया से बहुत ज्यादा बददिल हो गया था। नौकरी की तलाश की, शहर आकर कोई नौकरी नहीं मिल सकी तो चोरी करने के लिए तुम्हारे मालकिन के घर में घुस गया।
ये काम भी नहीं आता था, चुनाचा पकड़ा गया और उसके बाद कैद कर दिया गया। पता नहीं इस वक्त तुम्हारी मालकिन ने मुझे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। ये भेद राजन आज तक मेरी समझ में नहीं आया। और फिर इतने अरसे मुझे कैद रखा गया, मेरी अजीब सी कफियत कर दी गई, कोई बात समझ में नहीं आई। बाहर निकलकर अभी सांस भी न लेने पाया था कि ये आफताब पेश आ गई। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये बेहतर है, कुछ दिन सुकून से गुजारने के बाद ये तो सोच सकूंगा कि अब इस दुनिया में मेरा क्या मकाम है। मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए या अभी इस कापी तकदीर के हाथों में कुछ और ठोकरें खाऊं। राजन ने अफसुर्दगी से गर्दन हिलाई, काफी देर तक सोचता रहा और फिर बोला, कितने दिन की कैद है? अब तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने की बाकी रह गई है। ओहो, ये अच्छा हुआ तो तुम साथ ही बाहर निकलेंगे। तुम्हारी कैद कितनी है? तकरीबन 1.5 माह ही अपने लिए तय किया गया है। राजन मुस्कुराकर कहने लगा और फिर कहने लगा, कांति भैया, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, मगर रिश्तों के लिए खून के रिश्ते होना ही जरूरी तो नहीं होता। इंसान का इंसान से अजली रिश्ता है और इस रिश्ते को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सका। तुम दोनों अगर तुम चाहो तो साथ ही कुछ सोचेंगे, बहुत से मंसूबे बनाने हैं, हो सकता है यहाँ पर भी मुलाकात होती रहे। मैं बात करूंगा तुमसे, जैसा तुम पसंद करो। राजन, मुझे क्या एतराज है? कांति ने कहा। राजन से वो इसलिए मुतासर हो गया था कि राजन उसकी वजह से फंस गया था। राजन किसी और जगह कैद था। कांति अपनी कोठरी में राजन के बारे में गौर करता रहा। अलगर्ज वक्त गुजरता रहा और फिर ये भी शायद उन दोनों की तकदीर के सितारे मिल जाने वाली बात थी कि दोनों की रिहाई एक ही दिन में अमल में आई। राजन और कांति साथ साथ ही जेल से बाहर निकले थे। फिर वो आजाद होने के बाद दोनों बस में बैठकर चल पड़े। एक खास इलाके में उतरने के बाद राजन कांति की रहनुमाई करता हुआ एक खूबसूरत मकान के दरवाजे पर पहुंचा। बेल बजाई तो एक दुबले पतले आदमी ने दरवाजा खोल दिया और राजन कांति के साथ अंदर दाखिल हो गया। फिर उन लोगों की मुलाकात जिस शख्स से हुई थी वो सूरत ही से इंतहाई शातिर मालूम होता था। अलबत्ता वो राजन से बहुत अच्छी तरह मिला था। गले लगाने के बाद उसने कांति से भी हाथ मिलाया और कहने लगा, कहो राजन भैया, बड़े दिनों के बाद इस तरफ आना हुआ, कैसे याद आ गई हमारी। किन्नौर जी, तुमने एक बार हमसे कहा था कि इस देश में हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम बाहर चलेंगे। उस वक्त हमने तुम्हारी बात नहीं मानी थी और आज तक मानने के लिए तैयार नहीं हो। हमदर्दी और दोस्ती में ही कही थी ये बात, तुम मान लेते तो तुम्हारा ही भला हो जाता। बाद औकात तकदीर दिमाग उलट कर देती है किन्नौर जी। आज अगर हम तुमसे ये कहें कि हमारा कुछ बंदोबस्त कर दो तो तुम हमें ठुकरा कर भगा दोगे। किन्नौर जी, किन्नौर से तुम इस बात की तवक्का रखते हो राजन? किन्नौर जी कहकर मुखातब किया गया था। उसने शिकायती लहजे में कहा और राजन खुश हो गया। तो क्या किन्नौर भैया, तुम अब भी हम पर यह एहसान करने के लिए तैयार हो? अरे एहसान कैसा राजन, अपना तो काम ही यही है। दो तुम बताओ अपने हालात, क्या करना चाहते हो, कहाँ जाना चाहोगे? जहाँ भी भिजवा दो भैया, अब हम सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं। देखो राजन, मैं तुम्हारा हर काम मुफ्त करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें मैं तनहा नहीं हूँ। एक पूरा ग्रुप है जो ये काम करता है और ये ग्रुप बड़ी बड़ी रकमें भी लेता है। मैंने तुमसे चौंका वादा किया था, मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता। आज अगर तुम बुरे वक्त में मेरे पास आए हो तो मेरे लिए मुमकिन नहीं कि मैं तुम्हें ठुकरा दूं। मैं अपनी रकम छोड़ सकता हूं, लेकिन 10-10 हजार रुपए तुम्हें मुहैया करने होंगे। हाँ, ये काम एक और शक्ल में हो सकता है, वो ये कि मैं तुम्हें बाहर भिजवा दूं। लांच जाने वाली है और बाहर जाने के बाद तुम्हें कोई अच्छी मुलाकात भी मिल जाए तो ये 20,000 रुपए मुझे बाद में अदा कर देना जब भी तुम्हारे पास हो। इससे बड़ा एहसान तुम और क्या कर सकते हो हमारे ऊपर किन्नौर भैया। अगर ये काम कर दो तो हम जिंदगी भर तुम्हारे एहसान मंद रहेंगे। नहीं राजन, तुमसे मेरा मामूली रिश्ता नहीं, मैं ये काम कर दूंगा और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। और भी कुछ पैसों की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें दे दूंगा। जाहिर है सफर के लिए रकम भी चाहिए होगी। और तुम ठहरे कहाँ हो? बस भैया, कहानी लंबी है, यूं समझ लो इस वक्त हमारा कोई ठिकाना भी नहीं। तुम बेवकूफ आदमी मेरे पास पहले क्यों ना आ गए? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे रहने सहने का बंदोबस्त भी कर दिया जाएगा। और कोई हुक्म? राजन ने मामूनियत से गर्दन झुका ली। कांति भी हैरान था कि बुरी सूरत वाला कितना फरिश्ता सिफत इंसान है जिसने इस तरह उसके साथ इतना तावन किया था कि इस दुनिया में किसी भी ऐसे
ताआवुन की तवक्का नहीं रखी जा सकती थी और इस शख्स ने जो कुछ कहा था वो भी कर दिखाया। एक हफ्ता उन लोगों को किन्नौर के यहाँ गुजारना पड़ा। किन्नौर से तकरीबन रोजाना ही मुलाकात होती और वह बताता था कि उसने उनके लिए तैयारियां कर ली हैं। नाजायज तरीके से उन्हें बाहर भेज दिया जाएगा और लॉन्च पर उनका बंदोबस्त कर दिया गया है। किन्नौर ने अलबत्ता राजन से ये जरूर कहा था, देखो राजन, मैं तुम्हें बिल्कुल एक अजनबी के अंदाज में बाहर भेज रहा हूँ। लॉन्च वालों से बिल्कुल ये कहने की जरूरत नहीं कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक है। बस ये सब कुछ बेहद जरूरी है। लॉन्च में और भी बहुत से लोग होंगे, सब के सब तुम्हारी तरह गैर कानूनी तरीके से बाहर जा रहे हैं। चुनाचा तुम अपने आप को भी उसी किस्म का इंसान जाहिर करना और किसी को अपना भेद ना देना। तुम फिक्र मत करो किन्नौर भैया, बस यही निकाल दो यहाँ से। गर्द के चंद रोज और गुजरे और उसके बाद एक दिन वहां से उन्हें साहल पर ले जाया गया। एक तवील फासला तय करने के बाद वो एक वीरान साहल पर पहुंच गए, जहां एक लॉन्च पानी पर डोलती हुई नजर आ रही थी। बहुत बड़ी लॉन्च थी और उसमें बहुत से मलाह मौजूद थे। किन्नौर ने इन दोनों को भी उन लोगों के सुपुर्द कर दिया और वो लॉन्च पर पहुंच गए। उनके पहुंचने के बाद मजीद कुछ लोग और आए और उसके बाद रात के तकरीबन 3:45 बजे लॉन्च ने साहल छोड़ दिया। किन्नौर वगैरह को तो पहले ही चले गए थे। कांति राजन के साथ था और राजन खामोश बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर उदासी के नक्श थे। कांति ने उसे कहा, क्या बात है राजन, तुम खुश नहीं हो? राजन एक ठंडी सांस लेकर बोला, कांति भैया, अपनी जमीन छोड़ते हुए किसे खुशी होती है? नहीं राजन, मुझे तुमसे इख्तिलाफ है। जब अपनी जमीन अपने लिए तंग हो जाए तो उसे छोड़ देना ही अच्छा होता है। बिल्कुल दिल बहलाने के लिए जो भी कह लो कांति, वैसे देश से अपने से मोहब्बत तो हो ही जाती है। और कांति खामोश हो गया। लॉन्च का ये सफर जारी रहा। सूरज निकल आया तो उसने लॉन्च पर मौजूद बहुत से लोगों को देखा। उनमें औरतें भी शामिल थी, मर्द भी थे। बड़ी अजीब कैफियत थी। राजन ने उससे कहा, ये औरतें कहाँ जा रही हैं? उनके देश की जमीन उन पर भी तंग हो गई होगी। वो बेचारियां रोजी के तलाश में ही निकली होंगी। कांति की निगाहें एक खूबसूरत सी लड़की के चेहरे पर जम गई, जो काफी हसीन थी लेकिन मफलूकल हाल का शिकार नजर आ रही थी। मामूली सा मोटा जूटा लिबास पहने हुई थी, लेकिन उसके हुस्न का इज़हार उसके लिबास से भी होता था। उसके चेहरे पर जो दर्द नजर आ रहा था, कांति उससे मुतासर हुए बगैर ना रह सका। बहरहाल यहाँ किसी से मुखातब होना भी न जाने कैसी मुसीबतों का हामिल हो जाता। लॉन्च पर मौजूद मलाह काफी खौनख्वार नजर आते थे। उनके चेहरे समुंदर की नमी और धूप से मटियाले हो गए थे और उन पर वहशत नजर आने लगी थी। जिस्म तनु मन थे। उनका कप्तान भी एक ऐसा ही वहशी सिफत आदमी था, बहुत ही लंबे चौड़े बदन का मालिक। कांति उस सारे माहौल को देखता रहा था। फिर अचानक ही कांति ने उस लड़की को बेचैन देखा। एक मिला उसके आसपास मौजूद था और अजीब से अंदाज में उससे गुफ्तगू कर रहा था। लड़की हरासा निगाहों से इधर उधर देखने लगी तो कांति अपनी जगह से उठा और उसके करीब पहुंच गया। मलाह ने कांति को देखा। उसी वक्त कप्तान ने मलाह को आवाज दे ली और वो चला गया। कांति ने लड़की से कहा, माफ करना, मुझे इस तरह तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैंने महसूस किया था कि तुम कुछ बेचैन हो। हाँ, मैं सख्त परेशान थी। तुमने इस वक्त मेरे पास आकर मुझ पर एहसान किया है। क्यों, क्या बात है? वो कमीना मुझसे बेहुदा मजाक कर रहा था। कह रहा था बाहर जाने की क्या जरूरत है? अगर भूख ने ऐसा ही सताया है तो वह मेरी भूख मिटा सकता है, लड़की ने कहा और उसकी आंखों में आंसू डुबडुबाए। कांति उससे बहुत मुतासर हुआ था। उसने कहा, मगर तुम जा कहाँ रही हो? लड़की ने एक निगाह कांति की तरफ देखा और फिर बोली, यहाँ ये मिसाल कितनी सच्ची नजर आती है कि हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। मेरे बारे में जानना है तो अपने बारे में सोच लो। बड़ा मदलिल जवाब था। कांति खामोश हो गया और फिर उसने ठंडी सांस लेकर कहा, जी चाहता है तुम्हारी कहानी सुनाऊं। अफसोस, मैं अपने आप को कहानियां सुनाने के नाकाबिल पाती हूँ। नाम भी नहीं बताओगी अपना? रूपा है मेरा नाम, लड़की ने जवाब दिया, और मेरा नाम कांति है। अगर वो मला तुम्हें दोबारा परेशान करे तो मुझे आवाज दे देना या उठकर मेरे पास आ जाना। लड़की ने एहसान भरी निगाहों से कांति को देखा और फिर बोली, तुम्हारा ये आर्जी सहारा मेरे लिए बहुत कीमती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मकसद ये था कि कांति को अब उसके पास से उठ जाना चाहिए। चुनाचा वो उठकर राजन के पास आ बैठा। राजन ने उससे कोई सवाल नहीं किया था और फिर उन्हें खाना दिया गया और रूपा ने जंगागत का सबूत देते हुए कांति के पास पनाह ली। उसने कांति के साथ ही खाया था। फिर वो कांति से बहुत देर तक बातें करते रही।
पता नहीं उसके दिल का खौफ था या उसके जहन में कोई और बात थी। कांति ने खुद भी उससे बड़ी अपनायत महसूस की थी। ना जाने क्यों लांच पर आकर कुछ बेताल्लुक सा हो गया था, या तो बहुत ज्यादा दुख का शिकार था जिसकी वजह से उसकी ये कैफियत हो गई, या फिर किसी सोच में डूबा हुआ था। रात को भी रूपा ने कांति के साथ ही खाना खाया और फिर कहने लगी, अगर मैं तुम्हारे पास ही लेट जाऊं तो कोई हरासा तो नहीं है? नहीं रूपा, इसमें कोई हर्ज की क्या बात है। माफ करना, मुझे इस मलाह से खौफ आता है। वो दिन भर मुझे अजीब अजीब सी नजरों से घूरता रहा है। देखो, मैं तुमसे एक बात कहूं कांति, मैं किसी बड़े घर की लड़की नहीं हूं। बस यूं समझ लो, हालात ने मुझे इतना बेसहारा और मजबूर कर दिया कि मैं रिज़्क़ की तलाश में निकल पड़ी, मगर मैं अपनी इज्जत नहीं गंवाना चाहती। तुम फिक्र मत करो, इस लांच पर मैं तुम्हारा हिफाजत करूंगा। कांति ने मर्दाना लहजे में कहा, मैं तुम्हारा ये एहसान जीवन भर नहीं भूल सकूंगी। यूं समझ लो कि तुम मेरी जिंदगी का सहारा दोगे। कांति ने गर्दन हिला दी। वक्त गुजरता रहा। लांच के मला अब खुल खेले थे और सब मुसाफिरों के साथ उनका सलूक बहुत बुरा था। उसी रात एक बार फिर कांति ने रूपा की चीख सुनी। शायद इस वक्त भी रूपा ही उनकी दस्तरादी का मरकज थी। कांति एक लम्हे के लिए सोचता रह गया कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसके अंदर एक लहर सी उभरी और उसका दिमाग तारीख हो गया। वो रूपा की मदद करने पर आमादा हो गया था। चुनाचा वो दबे बाँव आगे बढ़ा और अकब से उस मलाह पर कूद पड़ा जो रूपा को ज़ैर करने में मसरूफ था। मलाह उसके ताकतवर जिस्म की ताब ना ला सका और बुरी तरह बौखला गया। उसने चीखने की कोशिश की तो कांति ने उसकी गर्दन दबा दी और उसकी आवाज उसके मुंह में ही रह गई। कांति पूरी कुव्वत से उसकी गर्दन दबोचे हुए था और मलाह हाथ पांव पटक रहा था। रूपा दहशत अदासी होकर खड़ी हो गई। उसका लिबास बुरी तरह बेतरतीब हो चुका था और मलाह अपनी दस्तरादियों में कामयाबी के करीब ही था, लेकिन कांति की गिरफ्त में वो बेबस हो गया। चंद ही लम्हात के बाद उसके हाथ पांव ढीले पड़ गए। तब कांति ने उसे छोड़ दिया। मलाह बेहोश था और चौंका उसकी आवाज उभर नहीं पाई थी, इसलिए किसी और कोई सूरत हाल का अंदाजा ना हो सका। वैसे भी सब खामोश थे और शायद गहरी नींद में गर्क। मलाह को छोड़ने के बाद कांति रूपा की तरफ बढ़ा तो रूपा दौड़कर उससे लिपट गई। वो बुरी तरह सिसक रही थी। कांति ने आहिस्ता से कहा, आओ अपनी जगह आ जाओ। रूपा के लड़ते कदम उठ नहीं पा रहे थे, मगर कांति उसे लिए हुए बमुश्किल तमाम उस जगह पहुंच गया। तुम्हें हौसले से काम लेना होगा रूपा, ये सब कैसे हुआ? रूपा ने रोते हुए उसे बताया कि मलाह ने उसको अपनी जगह से उठाया और फिर वहां तक ले गया था। इस दौरान उसने रूपा का मुंह भींच लिया था ताकि वो चीख ना सके। कांति परेशानी से गर्दन हिलाने लगा और फिर उसने कहा, खैर कोई बात नहीं, एक बात का इत्मीनान रखो, जब तक मैं इस लांच पर मौजूद हूँ तुम्हारी इज्जत को खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। दूसरी सुबह मामला ही कुछ और हो गया। मलाह की लाश उस जगह से दस्तयाब हुई थी। गालबन कांति अपनी जनूनी कुव्वत का अंदाजा नहीं लगा पाया था और उसकी गिरफ्त ने मलाह से अपनी जिंदगी छीन ली। थोड़ा सा हंगामा हुआ, हैरतों का इजहार किया गया और फिर मलाह की लाश को उठाकर पानी में फेंक दिया गया। कांति के साथ साथ ही रूपा ने भी सुकून की सांस ली। दोनों मैनीखेद निगाहों से एक दूसरे को देखते रह गए, लेकिन कांति को अपने हाथों होने वाले इस खून पर बड़ी हैरत और बड़ा खौफ था, जिसका वो कई दिन तक इजहार करता रहा। रूपा अलबत्ता खुश थी कि मलाह से उसकी जान छूट गई। सफर करने वाले आपस में चैम गोइयां करते रहे थे। राजन भी उनके साथ उठता बैठता था। राजन ने बताया कि अब सफर का सिर्फ 1.5 दिन बाकी रह गया है और उसके बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अर्जुन के ये अल्फाज निकले हुए ज्यादा देर भी ना गुजरी थी कि दफतन ही लांच का इंजन बंद हो गया और लांच के मलाह इधर उधर दौड़ने भागने लगे। बहुत देर बाद मालूम हुआ कि लांच का इंजन खराब हो गया है। खुले समंदर में हल्के लंगर डाल दिए गए जो नाकाफी थे। लांच के इंजन की मरम्मत की जाने लगी। तकरीबन पूरा दिन इसी कोशिश में सिर्फ हो गया। धूप और गर्मी के मारे उन लोगों का बुरा हाल था। समुंदर भी हबस ज़्यादा था और हवाएं तक नहीं चल रही थी। फिर रात भर ये कोशिशें जारी रही और दूसरी सुबह मलाह ने मुसाफिरों को बताया कि लांच का इंजन बुरी तरह बिगड़ चुका है और अब पतवार की मदद से उसे करीबी जजीरे पर ले जाना होगा। चुनाचा इस सिलसिले में काम शुरू हो गया। चुनाचा पतवारों ही से काम चलाया जा रहा था। पूरा दिन कश्ती से खेलते हुए गुजर गया। मुसाफिरों ने कभी मलाहों की मदद की, तब कहीं जाकर एक वीरान सी जर्द लकीर नजर आई, जिस तक पहुंचते पहुंचते काफी देर हो गई। ये जर्द लकीर छोटा सा जजीरा था जिसके बारे में मलाह जानते थे।
उन्होंने मुसाफिरों को बताया कि ये गैर इबाद वीरान और रेतला जजीरा है और यहाँ जिंदगी नहीं है, ना ही सब्जा दरख्त मौजूद हैं, बस चट्टाने हैं जो समुद्र के किनारे किनारे हैं। कश्ती को यहाँ रोका जाएगा और लॉन्च का इंजन दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। मुसाफिर मजबूर थे, क्या कर सकते थे। वैसे भी ये सफर गैर कानूनी था, कोई एहतजाज भी मुमकिन नहीं था। मलाह लॉन्च को खुशकी पर चढ़ा ले गए और मुसाफिर पहले ही पानी में उतर कर बनूरे रेतले जजीरे पर पहुंच गए थे। ताहद्दे निगाह खामोशी और सन्नाटे का राज था। अलबत्ता चांदनी ने जजीरे के माहौल को मुनव्वर कर दिया था और वो लोग रेत के इन तोदों को देख रहे थे जो ताहद्दे निगाह फैले हुए थे। जजीरे की लंबाई चौड़ाई काफी मुरब्बा थी, लेकिन वहां रेत के अलावा कुछ नहीं था, या ज्यादा से ज्यादा ये भूरी चट्टाने। अलबत्ता दूसरी सुबह उनको बताया गया कि खुराक का जो जखीरा रह गया है वो बहुत मुख्तसर है और अगर लॉन्च की दुरुस्तगी में देर लग गई तो सूरत हाल बिगड़ सकती है। चुनाचा हर मुसाफिर को एक एक घूंट पानी मिलेगा और ना मिलने के बराबर खुराक, और यही हुआ। लॉन्च के इंजन की कई चीजें टूट गई थी और उनकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। मुलाह परेशान थे, कप्तान पागलों की तरह उन पर दौड़ रहा था और कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। सुबह का आगाज हुआ तो जजीरे की हशर सामानियों का अंदाजा हुआ। कोई साइबान नहीं था, जहाँ खुला आसमान, तेज सूरज और गर्म रेत थी। इसके अलावा यहाँ और कोई चीज भी मौजूद नहीं थी। अंदाजा हो रहा था कि दोपहर तक सूरज इस कदर आग बरसाने लगेगा कि लोगों की हालत खराब हो जाएगी। चंद गाज के फासले पर ठाठे मारता हुआ समुंदर और उसके फौरन बाद रेत के अजीम शान टेले। बाहर और महलाह का रवैया मुसाफिरों के साथ बेहद खराब था। कांति और राजन इस सिलसिले में आपस में सलाह मशवरा करने लगे। उन्हें किसी ऐसी जगह की तलाश हुई जहां धूप से पनाह ली जा सके, लेकिन समुंदर के किनारे चंद चट्टानों के अलावा और कुछ मौजूद न था। मुसाफिरों ने फौरन ही उन चट्टानों के साए अपने कब्जे में कर लिए और फिर हवा गर्म होने लगी। जिस्म और आंखों में जलन महसूस होने लगी। एक ऊंची जगह खड़े होकर कांति ने इर्द गिर्द का जायजा लिया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। चारों तरफ पानी ठाठे मार रहा था और रेत हवा के साथ उड़ने लगी थी। बहुत दूर तक रेत ही रेत नजर आई और कोई ऐसी शाह नहीं थी जिसके नीचे पनाह ली जा सके। सामने झुलसता हुआ सहरा और अतराफ में ठाठे मारता हुआ समुंदर, कोई ऐसी जगह नहीं थी। राजन खुद पनाह की तलाश में सरगर्दा था। काफी देर तक वो इधर उधर मारा फिरता रहा और फिर कांति के पास आ गया। कांति, हम बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो चुके हैं, अब क्या करना चाहिए? क्या किया जा सकता है मेरे दोस्त? कांति ने कराहत तमीज से कहा। कोई पनाहगाह नहीं है। मलाहों के अंदाज में मालूम हो रहा था कि वो शायद हमें खुराक भी ना दें, क्योंकि ये खुराक खुद उनके लिए जरूरी होगी। ऐसे हालात में क्या किया जा सकता है? कांति कोई जवाब ना दे सका। उसने रूपा की तरफ देखा जिसके होंठ खुश्क हो रहे थे और वो नीम गशी किसी कैफियत का शिकार थी। कांति के समझ में नहीं आया कि अब इन लम्हात में जब खुद उसके लिए जिंदगी एक अजाब बन गई है, वो रूपा के साथ क्या सलूक कर सकता है। दफतन ही राजन ने कहा, कांति, ये पानी हमें इस खौफनाक गर्मी से बचा सकेगा। इसका इशारा समुंदर की जानब था। कांति उसे देखने लगी और फिर उसने कहा, मैं समझ रहा हूँ, तो फिर आओ। ये गर्मी तो बदन झुलसाए दे रही है। कांति ने रूपा की तरफ देखा और फिर उससे बोला, रूपा, क्या तुम हमारा साथ आना पसंद करोगी? रूपा ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से उनके साथ चल पड़ी। पानी की लहरों के साथ साथ वो इतने फासले पर आ गए जहां कदम जमाए जा सकें। बिलाशुबा पानी की फरत बख्श और खुशगवार कैफियत का एहसास दिलाया था कि रूपा को संभालना पड़ रहा था। और फिर आग बरसाता हुआ सूरज मगरिब की जानब गरूब होने लगा। सहरा के सीने पर सुर्ख जर्द नारंगी रंगों के लहरिये फैल गए। आग उगलती हुई जमीन की हरारत भी मांद पड़ने लगी और फिर चारों तरफ धुंधल के छाने लगे। भूख और थकन और उनके जिस्म नडाल हो गए थे। उन्होंने एक जगह अपने लिए मुंतखब की और टेलों की छांव में बैठ गए। बात समझ में नहीं आ रही थी। हालत खराब से खराब तर होती जा रही थी। उन पर नीम गशी की सी कैफियत तारी थी। ये नींद नहीं थी बल्कि भूख और दिन भर की थकन का नतीजा था। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होने लगी और फिर उस वक्त रात का तकरीबन 1 बजा था जब अचानक ही चीखों पुकार की आवाजें सुनाई दी और अच्छा खासा हंगामा बरका हो गया। रूपा ने झंझोड़ कर राजन और कांति को जगाया था और लड़ती हुई आवाज में बोली, ये क्या है भगवान, ये ना जाने क्या हो रहा है। चीखों पुकार की आवाजें और ऐसी दिलखरेज चीखें सुनाई दी कि खुद कांति अर्जुन के बदन से काम कर रह गए। कोई बात समझ में नहीं आई। कुछ अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। दूसरी सुबह सूरत हाल मालूम हुई।
भूखे मुसाफिरों ने खुराक लूटने की कोशिश की थी और मलाहों से उनकी जंग हो गई। चुनाचा तकरीबन 18 अफराद को हलाक कर दिया गया था और मलाहों ने रातों रात उनकी लाशें उठाकर पानी में फेंक दी थी। बाकी मुसाफिर लड़ रहे थे। राजन ने भराई हुई आवाज में कहा, लगता है कि अब यहाँ से जिंदा वापस मुमकिन नहीं है। कांति ने कोई जवाब नहीं दिया। राजन उसे अजीब सी नजरों से देखता हुआ बोला, कांति, मेरे सीने में एक राज है। अब इन हालात में मैं सोचता हूँ कि तुम्हें इससे आगाह कर दूं। कौन जाने आगे क्या हो। कांति चौंक कर राजन को देखने लगा था। राजन के चेहरे पर मौत का खौफ तारी था। मौत की इस हौलनाक जजीरे पर वो ऐसा कौन सा राज हो सकता है जिसका इंकशाफ राजन करना चाहता है। कांति सोच रहा था। राजन ने आंखें बंद कर ली। जब वो देर तक कुछ न बोला तो कांति ने उसे आवाज दी, राजन। राजन ने उसी तरह आंखें बंद किए किए जवाब दिया, हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं। आंखें क्यों बंद कर ली? और वो कौन सा राज है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? कांति, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? कांति हैरान से हैरान तर होता जा रहा था। दुनिया बहुत खुर्द-गर्ज है। इंसान जीने के लिए न जाने क्या से क्या बन जाता है। ये तो दुरुस्त है राजन, मगर मैं भी एक खुदगर्ज इंसान हूँ, बहुत ही खुदगर्ज। न जाने इस जिंदगी में क्या क्या करता रहा हूँ, सिर्फ इतनी सी जिंदगी के लिए जो इसी तरह बेबसी से कहीं भी खत्म हो सकती है। राजन ने कहा और कांति खामोशी से उसे घूरता रहा। कांति, मैंने अब तक तुमसे भी झूठ बोला है, धोखा दिया है तुम्हें। किस सिलसिले में? कांति ने कहा, मैंने वहां तुम्हें इस कैद खाने से आजाद नहीं किया था। क्या मतलब? मैंने तो तुम पर कोई एहसान नहीं किया। वो सब उन लोगों की मर्जी से हुआ था। किन लोगों की मर्जी से? मेरी मुराद पद्मा कुमारी से है। देखो राजन, अगर तुम मुझे कुछ बताना ही चाहते हो तो साफ अल्फाज में बताओ। तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही, कांति ने परेशान लहजे में कहा। पूरी कहानी यूं है कांति, तुम पद्मा कुमारी जी के यहाँ चोरी की नीयत से दाखिल हुए थे। हाँ, पद्मा कुमारी जी ने खुद एक खतरनाक जुराइम पेशा औरत हैं और न जाने जुर्म की दुनिया में उसने क्या क्या जाल फैला रखे हैं। तुम्हारे सिलसिले में उसने एक मंसूबाबंदी की थी। क्या? तुम्हें उसी के इशारे पर कैद खाने से रहा किया गया था। मुझे उसकी हदायत की गई थी। बेहोशी के दौरान तुम्हारी पुष्ट में ऑपरेशन के जरिए एक कैप्सूल छुपा दिया गया जिसमें एक माइक्रोफिल्म पोशीदा है। उस माइक्रोफिल्म में एक साइंसी फार्मूला पोशीदा है जो बेहद कीमती है और बहुत से मुल्क उस फार्मूले को हासिल करना चाहते हैं। पद्मा कुमारी उसे बेचना चाहती है, लेकिन उसकी हिफाजत भी जरूरी है। इसलिए वो फार्मूला तुम्हारे पास इस तरह रख दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि तुम्हें कोई नहीं जानता था और तुम पर किसी को शुबा भी नहीं हो सकता था। इस तरह वो फार्मूला तुम्हारे पास छुपा दिया गया। फिर तुम्हें वहां से निकाल कर जेल पहुंचा दिया गया और वो शख्स जिसने तुम पर जेब काटने का इल्जाम लगाया था पद्मा ही का आदमी था। ये इसलिए किया गया कि तुम उन लोगों की निगाहों से रहो और फार्मूले के लिए सौदेबाजी कर सकें। उनका काम जारी रहा और बात आगे बढ़ती रही। फिर किन्नौर जी के जरिए दूसरा काम किया गया। किन्नौर जी, और वही आदमी जिसने हमें बाहर भिजवाया, क्या वो भी पद्मा का आदमी था? हाँ, उनका मंसूबा ये था कि मैं तुम्हें लेकर एक मखसूस मुल्क पहुंच जाऊं जहां फार्मूले का सौदा हो और तुम्हारी पुष्ट से निकाल कर उनके हवाले कर दिया जाए। कांति शशदर रह गया। वाकई ये एक भयानक मंसूबा था। उस शातिर औरत ने कांति से कैसा जबरदस्त काम निकाला था और ये अर्जुन जिसने कैद खाने में उसका एहसानात का अंबार लगा दिया था, लेकिन ये उसी का हरकारा था और उसने जलील पद्मा कुमारी के इशारे पर उसे कैद खाने से बाहर निकाला था। उसके बाद उसे जेब तराशी के इल्जाम में सजा दिलवाई गई थी और राजन के लिए इसके पास पहुंचा था कि उसकी निगरानी कर सके। बड़ा धोखे दिए थे इस शख्स ने उसे भी, और जब मौत के उसके सामने आ गई और उसके सारे मंसूबे फेल हो गए तो उसने दिल का हाल खोल दिया। कांति की निगाहों में वो काबिल रहम नहीं था, लेकिन कांति खुद भी किसी नेक इरादे के तहत पद्मा कुमारी वर्मा के घर में नहीं घुसा था। उसने अपने तौर पर कुछ और ही मंसूबे बनाए थे और इत्तेफाक की बात है कि राजा ने जो इंकशाफ किया उसमें दौलत का जिक्र मौजूद था, जबकि खुद कांति का यही नजरिया था जिस तरह भी मुमकिन हो सके दौलत कमाई जाए। और अगर किसी साइंसी का फार्मूला के कैप्सूल में रखकर उसके जिस्म से मुंसलिक किया गया है तो क्या यह जरूरी है कि पद्मा कुमारी ही उससे फायदा उठाए? मैं खुद भी तो ये काम कर सकता हूँ, कांति ने सोचा और उसके बाद वो जहन में मंसूबे बनाने लगा। राजन अजीब सी निगाहों से उसे देख रहा था। तब राजन की तरफ रुक करके बोला, राजन, एक ऐसी अनोखी बात बताई है तुमने मुझे जिस पर यकीन करने को जी नहीं चाहता। कांति भैया, खलूसे दिल से सारी सच्चाई तुम्हारे सामने ला रखी है। अब तुम इसे झूठ समझो या सच, मैं क्या कह सकता हूँ। वो कैप्सूल आखिर है किस जगह? कांति ने
पूरे और अर्जुन उसके पीछे आकर उसकी पुष्ट पर हाथ फैलाने लगा। फिर उसने कांति का हाथ पकड़कर उसकी पुष्ट के हिस्से पर रख दिया और कांति को साफ एक जगह उभरी हुई नजर आई। वो देर तक उस जगह को टटोल टटोल कर देखता रहा। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, वाकई अजीबोगरीब काम किया है उन लोगों ने। अब अर्जुन, अब जब तुम मुझसे ये सब कुछ बता चुके हो तो फिर मेरा एक काम करना होगा। क्या कांति भैया? राजन ने सवाल किया। ये कैप्सूल मेरे जिस्म से निकाल कर मुझे दे दो। तुम क्या करोगे? ये सवाल तुम्हें नहीं करना चाहिए राजन। मगर मैं ये कैसे कर सकूंगा? चाकू मैं तुम्हें मुहैया कर दूंगा। तुम एक छोटा सा शगाफ देकर मेरे जिस्म से ये कैप्सूल निकाल दो और जो खून बहेगा मुझे उसकी परवाह नहीं। मगर कांति भैया, अगर खून बहना बंद ना हुआ तो क्या ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाऊंगा? नहीं कांति भैया, मेरा ये मकसद नहीं। राजन, तुम्हें वही करना है जो मैंने तुम्हें कहा है। कांति ने सर्द लहजे में कहा और राजन परेशान निगाहों से उसे देखता रहा और फिर उसने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। एक बात बताओ राजन। जी कांति भैया, अगर ये लॉन्च ठीक हो गई और हम लोग जिंदा यहाँ से वापस चल पड़े और मतलूबा जगह पहुंच गए तो उसके बाद तुम क्या करोगे? अब तो सारा खेल ही बिगड़ चुका है। वो लोग मुकर्रर वक्त पर हमारा इंतजार करते, हमारे पीछे रहते और फिर मौका मिलने पर जब सारे काम हो जाते तो तुम्हारी पूछ से ये कैप्सूल ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता और बात अनबन हो जाती। मगर अब तो वो लोग मायूस हो चुके होंगे। अलबत्ता लॉन्च के बारे में मालूमात हासिल की जा रही होंगी। राजन ने जवाब दिया, इस बात के भी इम्कानात हैं कि हमें लाश करते हुए यहाँ आ जाएं। मुश्किल ही लगता है भैया, ये कोई गैर आबाद जजीरा है। इधर कौन आएगा हमारी तलाश में? कांति कुछ देर सोचता रहा और फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है राजन, अच्छा एक बात और बताओ। जी कांति भैया। राजन मुस्तैदी से बोला, अब जब तुमने मुझे ये राज बता दिया है तो क्या तुम्हें इस बात का खतरा नहीं कि अगर हम जिंदा वापस पहुंच गए तो मैं इस सिलसिले में कोई मदाफत कर सकता हूँ? मुझे जिंदगी की उम्मीद नहीं रही कांति भैया, इसलिए मैंने आपको दिल का यह हाल बता दिया। अगर जिंदा बचकर हम लोग वहां पहुंच गए तो तुम क्या करोगे? मैं क्या कर सकता हूँ कांति भैया? मेरा मतलब है वो लोग हमें पा लेंगे। अमकानात तो इस बात के हैं। खैर ठीक है, बाद में सोचेंगे, अभी मैंने ये इरादा मुलतवी कर दिया। कांति ने किसी नए ख्याल के तहत कहा और राजन भी खामोश हो गया। लेकिन कांति का जहन सोचों में डूबा हुआ था। वो अब किसी भी कीमत पर ये कैप्सूल पद्मा कुमारी के हाथ लगने नहीं देना चाहता था और इस सिलसिले में अपनी हर मुमकिन कोशिश कर लेने का भी ख्वाहिशमंद था। अगरचे पद्मा कुमारी उसके लिए इतनी मुसीबतें मोल ले सकती है तो इसका मतलब है कि कैप्सूल बहुत ज्यादा कीमती है। मैं खुद अगर इसका सौदा करूं तो यकीनी तौर पर मेरी मुश्किलात का हल मुझे मिल सकता है। और कांति का जहन बहुत सी सोचों में डूबा रहा। राजन के लिए अब उसके दिल में वो इज्जत और वो मोहब्बत नहीं थी जो पहले उसके एहसानात के तहत थी, बल्कि अब एक तरह से राजन उसकी आंखों में खटकने लगा था। लेकिन अभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जा सकता था जो उसके लिए उलझनों का बायस बन जाए। चुनाचा वो वक्त का इंतजार करता रहा। कुछ दूसरे मुसाफिर भी लॉन्च वालों के हाथों मारे गए, लेकिन कांति ने राजन से कहा था कि हमें हर कीमत पर लॉन्च वालों से ताउन करना चाहिए। इस सिलसिले में राजन भला कांति का साथी रहा। अलबत्ता रूपा उन लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई थी। वो हर वक्त रोती पीटती रहती और कांति उससे भी बददिल हो गया था। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहती हूँ, मैं खुदकुशी कर लूंगी, रूपा ने कहा। जैसे तुम्हारी मर्जी, कांति खुश्क लहजे में बोला और रूपा उसे देखती रही। लेकिन कांति को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि रूपा ने जो कुछ कहा है वो कर दिखाएगी। एक सुबह लॉन्च के मलाह रूपा की लाश को पानी से निकाल कर लाए और कांति के सामने रख दी। उसने पानी में खुदकशी कर ली थी। कांति को अफसोस जरूर हुआ, लेकिन जाहिर है वो खुद भी बुरे हालात का शिकार था। रूपा के लिए क्या कर सकता था? लॉन्च वालों से अलबत्ता उसकी खूब बनती थी। बहरहाल रूपा का वहीं पर क्रियाक्रम कर दिया गया। राजन और कांति लॉन्च वालों के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। चंद ही अफराद थे जो यहाँ जिंदा बचे थे। लॉन्च को मरम्मत होने में तकरीबन 27 दिन लग गए और 28वें दिन वो सफर के लिए तैयार थी। उन लोगों के तावन और दोस्ती के आधार ने लॉन्च वालों को भी उनका दोस्त बना दिया। चुनाचा उन्हें कोई मुश्किल नहीं पेश आई और फिर एक दिन लॉन्च ने उस गैर इबाद और वीरान जजीरे का साहल छोड़ दिया। लॉन्च पर लोग अब ना होने के बराबर थे। उसकी रफ्तार भी बहुत तेज रखी गई और ये सफर निहायत ही खुशगवार था। जजीरे के हौलनाक यादें आई तो दिल खौफ से लरजने लगता। ये कफियत अर्जुन की तो हो सकती थी। कांति उस एहसान से बेनियाज हो गया। उस पर एक ही जनून तारी था, जिस तरह भी बन पड़े दौलत के हसूल के लिए जिंदगी की बाजी लगा दे। उसने दर हकीकत
जिंदगी की बाजी ही लगा दी थी। और ये दूसरी बात है कि उसमें उसे नाकामी का सामना करना पड़ा था। लेकिन नाकामियों के साथ साथ इन हालात से गुजरते हुए जब एक नुक्ता उसके जहन में आ गया तो फिर वो उससे पहलू नहीं बचा सकता था। और अब इसका ज्यादातर वक्त इसी सिलसिले में सोचते सोचते गुजरता था। उसने इस दौरान बहुत से मंसूबे बनाए थे और खुद ही उन्हें मुस्तरद कर दिया था। कोई ऐसा काम करना चाहता था वो जिससे कामयाबी 100% यकीनी हो। और अच्छी तरह छाट फटक करने के बाद बिल आखिर एक मंसूबे पर उसने आखिरी फैसला कर ही डाला। और इस सिलसिले में उसे अर्जन की जरूरत थी। लेकिन एक मखसूस वक्त तक के लिए लांच अपना सफर तय करती रही। मलाहों का रवैया उनके साथ अच्छा था। एक शाम राजन ने कहा, कांति, तुमने कुछ सोचा अपने बारे में क्या? मतलब ये कि अब हम जिस जगह जा रहे हैं वहां पहुंचकर तुम क्या करोगे? तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? मेरा जहन तो नाकारा हो चुका है। मैं कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं रहा। क्यों? तुम खुद सोचो, इन हालात में मैं क्या सोच सकता हूँ? राजन, तुम्हारा आइंदा जिंदगी का क्या प्रोग्राम है? आइंदा जिंदगी जब रहे तब की बात है। क्यों? बस ना जाने क्यों मुझे महसूस होता है कि अब मैं ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रह सकूंगा। अब जबकि हम कामयाबी से अपनी मंजिल की जानब रवां हैं तो तुम हौसला हार रहे हो। मुझ में अब हौसला नहीं रहा कांति भैया। यकीन करो, अब मेरे अंदर हौसला ही नहीं रहा। बच्चों जैसी बातें मत करो। हमें कुछ सोचना चाहिए राजन। क्या? मैं अपने जहन में एक मंसूबा रखता हूँ। क्या कांति भैया? राजन, अगर हम इस कैप्सूल से खुद ही फायदा उठाने की कोशिश करें तो कैसा फायदा? पद्मा कुमारी वर्मा इस कैप्सूल को किसी के हाथों फरोख्त करना चाहती थी ना? हाँ, तो ये काम हम नहीं कर सकते। हम कैसे कर सकते हैं जिस तरह पद्मा कुमारी करती थी? नहीं भैया, बहुत मुश्किल काम है। ये खतरनाक लोगों का कारोबार है और हम लोग जैसे इन जैसे नहीं हो सकते। क्या तुम अपने दिमाग में ये ताकत पाते हो? हाँ, तुमने पहले कभी ऐसा काम किया है? नहीं। तो फिर इत्मीनान रखो, ये काम तुम नहीं कर सकते। राजन, जो कुछ मैं तुमसे कहूंगा करोगे? क्या भैया? राजन ने कहा, पहले तुम ये बताओ, तुम इन लोगों से अलग हो सकते हो? मैं तो कंबल छोड़ना चाहता हूँ लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ेगा। राजन ने कहा, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा राजन, मगर हम कर भी क्या सकते हैं? जो कुछ मैं कहूँ उस पर अमल मुश्किल है। तो फिर इसका मकसद है मैं तुम्हें अपने आप से अलग समझूं? कैसी बातें करते हो? मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया और तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। राजन ने किसी कदर नाखुशगवार लहजे में कहा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। और फिर मैंने कहा, अच्छा एक बात बताओ राजन। पूछो, वो भी पूछो। राजन बेजारी से बोला, अब जबकि इतने दिन गुजर चुके हैं तो हम जिस जगह जा रहे हैं क्या तुम उन्हें वहां तलाश कर सकोगे? मेरे जूते को क्या गर्द पड़ी है कि मैं उन्हें तलाश करूं? लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि वो लोग हमें जरूर तलाश कर लेंगे। कांति एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। राजन भी सोचों में डूबा रहा। फिर लांच का ये सफर खत्म हो गया। उन्होंने उनकी मंजिल पर उन्हें उतार दिया गया। गैर आबाद और वीरान सी जगह थी। यहाँ पहुंचकर अर्जुन और कांति लांच से उतर गए। दूसरे कुछ मुसाफिर भी अपनी अपनी मंजिल की तलाश में चल पड़े। राजन कांति के साथ चलता रहा और बिल आखिर उन्हें आबादी नजर आ गई। उस आबादी में उन्हें छोटी छोटी झोंपड़ियां नजर आईं। आबादी से पुराने परे असल शहर नजर आ रहा था। ये झोंपड़ियां मलाहों की थी और यहाँ रहने वाले तमाम लोग भी शायद यही सब कुछ किया करते थे। कांति ने दूर से ही उन सब झोंपड़ियों को देखते हुए कहा, ये कौन लोग हैं? मैं नहीं जानता कांति भैया। क्या हमें इनके दरमियान थोड़ी बहुत जगह मिल सकेगी? हो सकता है मिल जाए। और यही हुआ। वो तमाम मुसाफिरों के ठहरने के लिए एक सराय नुमा जगह थी जहाँ उन्हें थोड़े से मुआवजे के इवज क़याम के लिए जगह मिल गई। खाने पीने का इंतजाम भी था लेकिन इस जगह वो ज्यादा देर नहीं गुजार सकते थे। कांति इन दिनों गहरी सोचों में डूबा हुआ था। राजन से जो गुफ्तगू कर चुका था उससे उसे अंदाजा हो गया कि राजन बेवकूफ आदमी है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन खुद कांति के दिल में बेपनाह मंसूबे थे। एक शाम वो राजन को लेकर शहर पर पहुंच गया। अभी तक किसी ने उनकी जानब तवज्जो नहीं दी और बहर तौर का ये वक्त पुरसकून ही गुजर रहा था। शहर पर पहुंचकर कांति ने अपनी कमीज उतारी और राजन से बोला, राजन मेरी पुष्ट में शगाफ देकर वो कैप्सूल निकाल लो। क्या? राजन काम कर रह गया। जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो करो। ये चाकू लो। लेकिन कांति भैया, ये बैंडेज है जो मैंने हासिल कर ली है। तुम ये कैप्सूल निकाल कर बैंडेज मेरी पुष्ट पर कर दोगे। वो तो ठीक है लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकूंगा, राजन ने कहा। और कांति उसे कौन ख्वार निगाहों से देखने लगा और फिर आस्था से बोला, मगर राजन तुम्हें ये काम करना है। ये देखो ये क्या है?
कांति ने एक कैप्सूल निकालकर राजन के सामने कर दिया और राजन उसे देखकर चौंक पड़ा। ये भी एक कैप्सूल है, मगर तुम्हारी पीठ का कैप्सूल नहीं, ये दवा का कैप्सूल है जो मैंने यही एक जगह से हासिल किया है। यहाँ ये तुम्हें कहाँ से मिल गया? इन बातों को छोड़ो, मुझे मिल गया किसी न किसी तरीके से। खैर ठीक है भैया, मगर इसका मैं क्या करूँ? तुम इसे मेरी पुश्त में इस जगह रख दो जहाँ वो कैप्सूल रखा हुआ है। अरे ऐसे कैसी बातें करते हो कांति भैया? अगर तुमने ये ना किया राजन, तो चाकू से मैं तुम्हारी गर्दन काट कर फेंक दूंगा। कांति के लहजे की गुर्राहट बेहद कौनख्वार थी। राजन सहम कर रह गया और फिर उसने लड़ते हाथों से उसने वही सब कुछ किया जो कांति ने उससे कहा था। उसने कांति की पुष्ट में शगाफ देकर कैप्सूल निकाला और फिर खून में डूबा हुआ कैप्सूल कांति के हाथ पर रख दिया। कांति खुशी से फूला ना समा रहा था। उस नन्हे से कैप्सूल में उसका मुस्तकबल छुपा हुआ था। उसने जो मंसूबा बनाया था वो हर लिहाज से मुकम्मल था। नकली कैप्सूल उसने राजन को देते हुए कहा, चलो अब तुम अपना काम करो। राजन ने वो कैप्सूल उसके जख्म में रखकर जख्म की खाल बराबर की और उस पर मजबूती से पट्टी कस दी। वो कैप्सूल जो कांति की पुष्ट से निकला था अब कांति के हाथ में महफूज था। वो बड़ी अजीब सी निगाहों से उसे देख रहा था, लेकिन इस वक्त उस कैप्सूल की हसूल की खुशी ने उसे हर एहसास से बेनियाद कर दिया था। राजन ने उस खून को साफ किया और बोला, अब क्या करोगे कांति भैया? बहुत कुछ करना है अभी राजन, बहुत कुछ करना है। कांति ने चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए कहा। काफी फासले पर साहल के करीब भूरी चट्टानों का एक वसी सिलसिला नजर आ रहा था। कांति की नजरें उन पर जम कर रह गईं। तुम्हारा ये जख्म दवाई के बगैर ठीक हो जाएगा कांति? राजन ने पूछा। खून सबसे बड़ा मरहम होता है राजन, मगर मेरी समझ में एक बात नहीं आई। राजन, क्या तुमने वो कैप्सूल निकाल लिया तो दूसरा कैप्सूल उसमें क्यों रख लिया? राजन ने कहा और कांति के होश पर मुस्कुराहट फैल गई। बहुत से काम बेवकूफी में कर लिए जाते हैं। मैं नहीं मानता, जरूर तुम्हारे दिमाग में कोई बात है। आओ अर्जुन, वक्त ने हमें जिन रास्तों पर डाला है हमें उसी का साथ देना पड़ेगा। मैं समझा नहीं कांति, पद्मा कुमारी के लिए तुम कितने अरसे से काम कर रहे हो? कांति ने दूर से भूरी चट्टानों को देखते हुए कहा। काफी अरसा गुजर गया। इस दौरान तुमने उसके लिए बहुत से बुरे काम किए होंगे। हाँ, पता नहीं भगवान मुझे कैसे माफ करेगा। तुम्हारा ख्याल है भगवान तुम्हें माफ कर देगा? ये तो भगवान ही जाने। राजन गहरी सांस लेकर बोला और कांति मुस्कुराने लगा। दोनों भूरी चट्टानों के बिल्कुल करीब पहुंच गए। उन चट्टानों में कुछ शादागार नजर आ रहे थे जिनमें आबी कीड़ों ने बसेरा कर रखा था। कीकड़ों के गौल नजर आ रहे थे। कांति चट्टानों पर चढ़ने लगा। वहां कहाँ जा रहे हो? आओ, कांति ने कहा और अर्जुन बादल नाखवास्ता उसके पास पहुंच गया। कांति बोला, देखो यहाँ से ये बस्ती कैसी नजर आ रही है। तुमने किस खूबसूरती से मुझे धोखा दिया था राजन, तो तुम्हारा बड़ा एहसानमंद हो गया था। बस भैया, जिंदगी के लिए इंसान को ना जाने क्या कुछ करना पड़ता है। हाँ, इसमें शक नहीं, लेकिन राजन तुम्हें सब कुछ मुझे नहीं बताना चाहिए था। क्या मतलब? राजन चौंक कर बोला। इस तरह मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा हो गई। तुमने मेरे यकीन को तोड़ दिया राजन। जिंदगी की उम्मीद नहीं रही थी कांति, वरना तुम मुझे ये ना बताते, हरगिज ना बताता। तुमने ये ना सोचा कि मैं तुमसे इस धोखे का बदला भी ले सकता हूँ। बदला? हाँ, क्यों? मुझे बदला लेना नहीं चाहिए। मैं क्या कहूँ? राजन बोला और कांति हंस पड़ा। तुम्हारे पास अब कुछ कहने के लिए वक्त भी नहीं रहा है राजन। तुम्हारी मौत मेरे लिए जिंदगी के नए रास्ते खोलेगी, इसलिए इन नए रास्तों के नाम पर। और अचानक कांति ने वही चाकू राजन के दिल के मकाम पर घोंप दिया जिनसे राजन ने उसकी पुश्त का कैप्सूल निकाला था। राजन का मुंह हैरत से खुला और फिर उसकी खून की फुहार फूट पड़ी। वारकारी था और वह चंद लम्हात में ही ठंडा हो गया। कांति ने पीछे हटकर अपना लिबास खून आलूद होने से बचा लिया था। फिर उसने अकब से राजन के जिस्म को सहारा देकर गिरने से रोका और उसे बाहिस्तगी से जमीन पर लेटा दिया। चंद लम्हात उसे देखता रहा और फिर उसकी लाश को घसीटकर समुद्री कीड़ों से बड़े हुए एक गार में ढकेल दिया। आन की आन में कांति चट्टानों से नीचे उतर आया और इधर उधर देखता हुआ वापसी के लिए चल पड़ा। लेकिन अब वो बस्ती में नहीं रुकना चाहता था। बस्ती तक पहुंचना जरूरी था। वहां से वो इस आबादी की तरफ चल पड़ा जो आज तक उसे दूर से देख रहा था। उसका ذہن तेज रफ्तारी से काम कर रहा था। जो वो आगे बढ़ता रहा, उसके शानदार आबादी के नक्कुश उसकी नजरों से वादा होते जा रहे थे। उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना था। रकम का मामला भी था।
जहां उसके पास खर्च करने के लिए कुछ ना था और वह ये सोच रहा था कि उसने बहुत मुश्किल का काम का बेड़ा उठाया है। देखिए ऊंट किस करवट बैठता है। वो आबादी में दाखिल हो गया। हंगामों से भरपूर जिंदगी सामने थी। एक अनोखी दुनिया थी जहां भांत भांत के लोग नजर आ रहे थे। वो देर तक चलता रहा और फिर थक कर एक जगह बैठ गया। दफतन अकब से एक आवाज सुनाई दी, ओए बले बले बले, ओए लंबी तुझे। कांति ने चौंक कर देखा। एक नौजवान सरदार उसके अकब में खड़ा हुआ था। चिपकी हुई पगड़ी, तंदुरुस्त तवाना बदन, हाथ में कड़ा पड़ा हुआ। कांति मुस्कुराया। क्या हुआ भाई तुझे? सरदार ने फिर पूछा। कुछ नहीं सरदार जी, ठीक हूँ, कांति मदम लहजे में बोला। वो किधर है ठीक भाई? तेरी पीठ पर तो खून है। खून? वो उछल पड़ा। हाँ भाई, चोट लग गई थी क्या? ओ हाँ, पहले लगी थी, पट्टी बांध ली थी, खून निकल आया होगा। ओ भाई, हिंदुस्तान दा बंदा है। हाँ तो फिर यार हुआ अपना। मेरा नाम भूषण सिंह खालसा है। तेरा नाम क्या है? कांति प्रसाद। ओए जीते रहो। किधर रहते हो? वो बस वो किधर भी नहीं। भूषण सिंह हंस पड़ा। ओए हमारी आंख को भी एक दवा दो। 1 मिनट में बंदे को पहचान लेते हैं। गैर कानूनी तौर पर आए हो? हाँ, कांति आहिस्ता से बोला। बड़ी सही जगह आकर बैठे हो बादशाह। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, कांति ने कहा और भूषण सिंह उसके पास आकर बैठ गया। 9 साल पहले हम भी ऐसे ही आए थे और इसी जगह आकर बैठ गए थे। हमें भी एक भूषण सिंह मिला था और उसने हमारी मदद की थी। ओह, कांति ने मसरूर लहजे में कहा। वो क्या करे भाई, इंसान बेरोजगारी ने इंसान को कितना कुत्ता बना डाला है। यहाँ एक मंडली बनी हुई है हमारी। मंडली? समझा भी समझा, मैं समझ गया। हम लोग उसी तरह आने वालों की मदद करते हैं, इसे पालते पोसते हैं, फिर उसके सारे काम करवा देते हैं और फिर जब वो कमाने लगता है तो अपनी कमाई का 2% मंडली को देता है। मंडली फंड में ये रकम जमा होती है ताकि नए आने वालों की मदद कर सके। ये तो उम्दा बात है। क्या करें भाई, जिंदगी गुजारने के लिए तो सब कुछ करना ही पड़ता है। तो क्या तुम मुझे, ये भी कोई कहने की बात है? तू अपना यार बन गया है। आजा, मेरी टैक्सी खड़ी है सामने। तुम टैक्सी चलाते हो? ऐश करते हैं प्यारे, आजा, भूषण सिंह ने टैक्सी का दरवाजा खोलते हुए कहा और कांति टैक्सी में बैठ गया।